नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आप 7 बजे कर रहे हैं तीनों शिफ्ट के एनालिसिस, जिसमें आपका जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। जो भी बच्चे जो है आपको बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, उन सारे क्वेश्चन को जो है हम यहाँ एनालाइज करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके और अधिक बन सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्या आपको पढ़ने को कहा गया था, आपने पढ़ा है, और आपका अगर एग्जाम है तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है आज हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा को अपनाया गया था। अगर आपको याद हो तो ये जो शास्त्रीय भाषा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आज तीसरी या चौथी बार रिपीट हुआ है। शास्त्रीय भाषा वाला जो क्वेश्चन है ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हुआ है। कौन कौन सी भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं, तो याद रखिएगा एक है आपकी तमिल। कौन सी है? एक है आपकी तमिल, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा संस्कृत। कौन सी? तमिल, संस्कृत, ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये क्या है? ये वो 6 भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषाओं का जिन्हें दर्जा प्राप्त है। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें पूछा है 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा को जो है अपनाया गया था। तो याद रखिएगा जो तमिल है इसे अपनाया गया है 2004 में, संस्कृत को अपनाया गया है आपका 2005 में, तो ये आपको याद रखना है। तेलुगु और कन्नड़ की बात करें तो इन्हें अपनाया गया है 2008 में। अगर बात करते हैं मलयालम की तो याद रखिएगा इसे अपनाया गया है 2013 में, और जो उड़िया है इसे अपनाया गया है आपका 2014 में। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं, साथ में इन्हें कब कब अपनाया गया है इनकी डेट आप सभी को याद रखनी है। सभी जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, महाबलेश्वर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। अगर आपको याद हो तो जब नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सिंधु वगैरह जो है, बाकी की नदियां, जब नर्मदा से पूछा गया था तब मैंने आपको बताया था कि और कौन कौन सी नदियां हैं जिनका निकास आपसे पूछ सकता है, जिनका उद्गम आपसे पूछ सकता है, और उनमें एक कृष्णा नदी भी बताई थी। याद रखिएगा महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो यह निकलती है कृष्णा नदी। और इसकी जो सहायक नदी है, इसकी जो सहायक नदी है ये कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा एक हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा। कौन सी? एक हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है आपकी कोयना, ठीक है, मूसी, भीमा, घाट प्रभा। ये मेजर नदियां हैं, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। कमेंट में लिखकर ये बताइए, यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, कमेंट में लिखकर आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। जो हैदराबाद है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। साथ में आपको बताना है कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अभी यहां पर और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी कहां से निकलती है, कौन सी? गोदावरी जो है ये कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। कहां से? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से जो है ये नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से याद आया, याद रखिएगा भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंभ लगता है। एक है आपका संगम इलाहाबाद, तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है आपका गंगा हरिद्वार उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। एक है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, एक है नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नर्मदा नदी कहां से निकलती है, कमेंट में लिखकर बताइए। ताप्ती नदी जो है ये कहां से निकलती है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा सतलज,
सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मान सरोवर से निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। सतलज कहां से प्रवेश करती है भारत में, किस दर्रे से, ये आपको लिखकर बताना है। और जो सिंधु नदी है ये भारत में कहां से प्रवेश करती है, ये आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना है। एक चीज और कमेंट में लिखकर बताइए, और वो ये है कि जो किशन गंगा नदी है, कौन सी, किशन गंगा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, सिंधु समझौते से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें यह पूछा है कि भारत जो है सिंधु नदी का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है, मतलब सिंधु और जिसका अपवाह तंत्र है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है यूज करता है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन में आपका दिया गया था गिर। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अभी तक आपसे नहीं पूछे गए हैं नेशनल पार्क से संबंधित, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। और अब इनका जो है ये स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। फिर भी मैंने आपको बताए थे ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कमेंट में लिखकर बताओ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। जम्मू कश्मीर का भी लिखकर बताना है। हेमिस एक है जो कि लद्दाख का है, तो वो आपको याद रखना है। आसाम का और अरुणाचल प्रदेश का एक लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आज एक पूछा गया है। कर्नाटक, केरल ये और गुजरात, ठीक है, राजस्थान, ये महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनसे नेशनल पार्क आपके पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आप सभी को इस क्लास को शेयर करना है जिससे कि और भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े, और आपको इसे लाइक भी करना। क्या करना है, लाइक और शेयर आपको इसे करना है। यहां पर और कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा यहां इसके अलावा आपका एक है ब्लैक बग, कौन सा, एक है आपका ब्लैक बग, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है आपका एक मरीन, तो ये आपको याद रखना है। एक है बंसदा, कौन सा, एक है बंसदा, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजा जी कहां पर है, तो याद रखिएगा राजा जी है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। राजा जी काजीरंगा आसाम का है, बांदीपुर कर्नाटक का है, बांधवगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का है, पिन वैली खीर गंगा ये जो है हिमाचल प्रदेश के हैं, ये आपको रखना है। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर है। साथ में आपको जो लिखकर बताना है वो ये कि एक है नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क, वो कहां का है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। नर्मदा कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा अमरकंटक से, कहां से, अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती कहां से निकलती है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। किशनगंगा सिंधु की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पौधों में कोशिका विभाजन का जो कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कहां से, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन आपके ऑप्शन में था, सही जवाब हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। किसी ने लिखा है अगर हम ही सब बताएंगे तो आप क्या करेंगे। बेटा मेरा एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम तुम्हारा है ना, तुम बताओगे तो तुम ज्यादा समय तक याद रखोगे, मैं बताऊंगा तो मैं ज्यादा समय तक याद रखूंगा। अब देख लो किसका एग्जाम है, मुझे नहीं देने जाना, मुझे तो एनालिसिस कराना है। बढ़िया, बहुत अच्छे। गंगोत्री कहां का है, तो याद रखिएगा ये है आपके उत्तराखंड का, ठीक है। कहां का, उत्तराखंड का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित बहुत क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा था यह क्वेश्चन अभी तक आपसे नहीं पूछा गया है, और यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और यहां पर यह पूछा गया है। याद रखिएगा कब, तो याद रखिएगा यह है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है, तो ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन के बारे में एक ब्रीफ जो है आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी भी आपसे पूछे जाएंगे। अभी जो है कम पूछे गए, पर अभी इससे जो फंडामेंटल ड्यूटी है इससे तो पूछे गए, पर ये भी आपके लिए जरूरी है। दोनों एक साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे अभी भी बन रहे हैं, रिपीट कर रहा है पर पूछ रहा है। इसका मतलब ये है ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1976 में हुआ है। किसकी सरकार थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ये आपको याद रखना है। इमरजेंसी का समय था, तो ये भी आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा जाता है, तो ये आप सभी को याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही याद रखिएगा आपके जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़े गए हैं। कौन से मौलिक कर्तव्य जो हैं ये आपके जोड़े गए हैं, कहां पर, तो भाग 4 का में। कहां पर, भाग 4 का में, किस आर्टिकल में, आर्टिकल आपसे पूछ रखा है आर्टिकल 51A में, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या प्रारंभ में 10 थी, फिर 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, किसके, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है 11वां जो संविधान फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये जोड़ी गई है। याद रखिएगा इसे हमने लिया कहां से है, तो याद रखिएगा यूएसएसआर से हमने इसे लिया है। कौन सी समिति थी, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति थी, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति थी, तो ये आपको याद रखना है। इसी से जुड़ा है एक आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के बारे में जो याद रखना है वो ये, तो याद रखिएगा इसी संशोधन के तहत याद रखिएगा आपका आर्टिकल 43 है जो डीपीएसपी का, उसमें जो प्रबंधन है उसमें जो है श्रमिकों की भूमिका जो है अहम की गई है। याद रखिएगा श्रमिकों की प्रबंधन में भूमिका, श्रमिकों की प्रबंधन में भूमिका, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के बारे में याद रखिएगा 1978 में हुआ था। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये समय प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखिएगा जनसंघ की सरकार थी। इसमें जो आपको याद रखना है वो है संपत्ति का अधिकार। क्या, जो संपत्ति का अधिकार है ये आपको याद रखना है। इसे मौलिक अधिकार से, किससे, जो मौलिक अधिकार है इससे क्या कर दिया गया है, इससे इसे हटा दिया गया था और आर्टिकल 300A के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया है। ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखिएगा जो आंतरिक विद्रोह शब्द था, कौन सा, जो आंतरिक विद्रोह शब्द था संविधान में, किसके लिए, आपातकाल के लिए, इसे हटाकर इसकी जगह पर क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा सशस्त्र विद्रोह। कौन सा, सशस्त्र विद्रोह। और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इसे भी आपको याद रखना है। अगला, रज पर्व किस राज्य का त्योहार है, जो रज पर्व है यह किस राज्य का त्योहार है, तो याद रखिएगा यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां पर, उड़ीसा में जो है यह मनाया जाता है, तो यह आप सभी को याद रखना है। याद रखिएगा यह 3 दिन का त्योहार है। कितने दिन का, तो याद रखिएगा ये 3 दिन का जो है त्योहार है। 3 दिन में याद रखिएगा ये कब प्रारंभ होता है, तो मानसून आता है, जब मानसून प्रारंभ होता है उस समय जो है ये मनाया जाता है। मानसून के प्रारंभ के समय का ये त्योहार है। साथ में आपको जो यहां पर याद रखना है वो ये कि यहां पर भूदेवी यानी कि जो भूमि है इसकी भी पूजा की जाती है। किसकी, इसी में जो त्योहार है इसी में भूमि की पूजा भी जो है की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। उड़ीसा का एक त्योहार और जो आपके अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था, अगर किसी को याद है कि कौन सा वह त्योहार था जो पूछा गया है तो कमेंट में लिखकर बताइए फटाफट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जल्दी से। नुआखाई, याद रखिए कौन सा, नोआखाई या न्यूआखाई, ये जो है पूछा गया है, तो याद रखिएगा। एक मैं लिख देता हूं जिससे दिक्कत ना हो। कहां है ये, एक और जो त्योहार है या जो उत्सव है ये आपका पूछ रखा है, कौन सा, न्यूआखाई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो आपको बताना है कमेंट में लिखकर, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं वो सभी आपको कमेंट में लिखकर बताने, फटाफट से लिखकर बताइए। एम विशाल, बिट्टू, प्रियंका, अंशुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी जो है ये एमपी में, ये आपको याद रखना है। एमपी में एक है कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा, एमपी में एक है कान्हा, एक है बांधवगढ़, तो ये आपको याद रखना है। साथ में जो आपको पंचमढ़ी के बारे में याद रखना है वो ये कि जो पंचमढ़ी नेशनल पार्क है इसे यूनेस्को में, किसमें, इसे जो अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है वो है यूनेस्को, कौन सा, यूनेस्को में इसे जगह दी गई थी 2009 में। कब, 2009 में जो है इसे यूनेस्को में जगह दी गई है, तो ये आपको याद रखना। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का, उड़ीसा का है, मणिपुर मणिपुरी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया आसाम का है। उत्तर प्रदेश का नहीं लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। कथक, भरतनाट्यम,
हाँ कथक यूपी का, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, ये 8 हैं तो ये आपको याद रखना, ठीक है। नमक सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, और उसी समय मैंने उसके बाद भी आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से जब पूछा गया था तब भी मैंने आपको सारी टाइमलाइन बताई थी कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब रोलेट एक्ट का क्वेश्चन आया था, याद रखो, तो मेजर जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, याद रखनी है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, ये आपको याद रखना है। 1917 में उन्होंने चंपारण का जो है आंदोलन किया था, उनका पहला जो है असहयोग आंदोलन था, तो ये आपको याद रखना है, ये इनका क्या है, एक्सपेरिमेंट था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल जो सत्याग्रह है उसका जो है नेतृत्व किया था, तो ये आपको याद रखना है। 1919 में आपका रोलेट एक्ट आया था, ये आपको याद रखना है। रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ये आपको याद रखना है। 1920 में जो है याद रखिएगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कौन सा असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। 1927 में याद रखिएगा साइमन कमीशन का गठन हुआ है, और भारत में साइमन कमीशन आया है 1928 में। कब? 1928 में, जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और वहीं लाठीचार्ज के तहत जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उसी के अगले मतलब 28 के बाद 28 में याद रखिएगा जो सैंडर्स की जो है भगत सिंह वगैरह हत्या की थी, कब कौन सी वह तिथि थी, कमेंट में लिखकर बताइए। इसके बाद याद रखिएगा 1930 है, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। 1930 को जो है आपका हुआ है नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के तहत जो है दांडी मार्च भी हुआ था, जिसके तहत जो है महात्मा गांधी ने दांडी में जाके जो है क्या किया था, दांडी में जाके जो है इन्होंने नमक कानून जो है तोड़ा था। कमेंट में लिखकर बताइए जो दांडी यात्रा है ये कहां से प्रारंभ हुई थी, कहां जो है इसकी समाप्ति हुई है, तो ये आपको या मतलब कमेंट में लिखकर बताना, फटाफट से लिखकर इसे बताइए। याद रखिएगा 1930 के बाद जो आपको याद रखना है वो है आपका 1930, 31 और 1932 की 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसमें तीनों में भाग लेने वाले हैं याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ने की तरफ से महात्मा गांधी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1931 में ही आपको याद रखना है, भाग लेने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। पूना पैक्ट आपसे पूछ लिया है 1932, तो ये आपको याद रखना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको 1937 और 1900 जो हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन है आपका 1938 और 1939, ये 2 अधिवेशन याद रखने। इसके बाद याद रखिएगा 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको याद रखना है, कौन सा, इसी समय क्रिप्स मिशन भी आया था, और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1944 में CR फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी ने जो दिया था वो आपको याद रखना है। 1946 में आपको याद रखना है क्या, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन, ये आपको याद रखना है, जिसके तहत जो है 1946 में ही क्या हुआ है, संविधान सभा का गठन हुआ है, तो ये डेट जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। भेल की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा जो भेल है इसकी स्थापना हुई है 13 नवंबर 1964। गेल की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा गेल की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिखकर बताइए। गेल की जो फुल फॉर्म है, क्रिप्स मिशन जो है वो 42 में आया, और उसके बाद जो है 42 के बाद क्या हुआ है, 42 में क्रिप्स मिशन आया, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, ठीक है। 1900 ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। 1942 क्या है, 1942 क्रिप्स मिशन है, और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर याद रखिएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये है भेल की फुल फॉर्म, क्या है, ये है भेल की फुल फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर अगर अभी इसका आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। कहां पर, जो दिल्ली है वहां इसका हेडक्वार्टर है। हिंदू धर्म में पौधे को देवता, मतलब पौधे का देवता किसे माना, मतलब एक पौधा है उसे देवता माना। बेसिकली ये है कि एक पौधा दिया गया था, कौन किस पौधे को देवता माना गया, इसे ऐसा कह सकते हैं। हिंदू धर्म में किस पौधे को, हिंदू धर्म में किस पौधे को देवता माना गया है या माना जाता है। ऑप्शन में आपका एक था सोम वृक्ष, कौन सा, सोम वृक्ष, तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका सोम वृक्ष, तो ये आपको याद रखना।
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, यहां नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित कुछ बात कर लें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया है। जो योजना आयोग है इसका पहला अध्यक्ष कौन था, यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया है। योजना आयोग कब बना था, तो याद रखिएगा 1950 में बना था। इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो इसके पदेन अध्यक्ष होते थे पीएम। पदेन है कौन, पीएम। और बने कौन से, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन से, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा इसके सीईओ जो हैं वो कौन थे, सॉरी उपाध्यक्ष कौन थे इसके, कौन, इसके जो उपाध्यक्ष थे ये कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। तो ये आपको याद रखना है। गुलजारी लाल नंदा के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 2 बार कार्यकारी पीएम की जो है कार्यकारी पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। पहली नेहरू जी की मृत्यु के बाद, दूसरा शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। तो ये आपको याद रखना है। योजना आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को ये क्या बना है, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को ये बना है नीति आयोग। क्या बना है, 1 जनवरी 2015 को जो है ये बन गया है नीति आयोग। तो ये आपको याद रखना है। इसके पहले पदेन अध्यक्ष, पहले क्या, अब तक नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष रहे हैं वो हैं अपने जो श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अपने पीएम है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपने पीएम जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये इसके अध्यक्ष रहे हैं अभी तक, ये आपको याद रखना। पहले जो उपाध्यक्ष हैं ये कौन रहे हैं, कमेंट में लिखकर बताओ। पहले जो इसके सीईओ हैं वो कौन थी, तो याद रखिएगा वो थी श्रीमती सिंधु खुल्लर। कौन थी, श्रीमती सिंधु खुल्लर। तो ये आपको याद रखना है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो नीति आयोग है, वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सुमन बेरी। अभी वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा सुमन बेरी। और वर्तमान में सीईओ की बात करें, वर्तमान में अगर सीईओ की बात करें तो याद रखिएगा परमेश्वरन अय्यर। क्या हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। तो ये आपको याद रखना है। पहले हैं सेकंड राजीव कुमार है, पहले कौन है, अरविंद पनगड़िया। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ये होते हैं पीएम। पदेन अध्यक्ष कौन थे, नाम नहीं लिखना, पूछ रहा पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑप्शन में था प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। बेंजीन में किसने और कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, ध्यान दो। बेंजीन, पहले बेंजीन का फॉर्मूला देखें उसके बाद देखते हैं। बेंजीन क्या होता है, रासायनिक C6H6। ठीक है, कैसे होता है, कितने हो गए, सॉरी, एक, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। कितने, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है, ये है इसकी संरचना। तो ये आपको याद रखना। अब ये कैसे भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकते हैं और ये सिंगल बॉन्ड जो है यहां भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जहां आपका मन हो। अब यहां पर देखने सिग्मा और पाई। देखो पाई कितने हो गए, पाई हो जाएंगे C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, 1, 2 और 3। पाई बॉन्ड कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे आपके 3। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद और बाकी के सब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 6 और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। कुल मिला के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 12। तो ये आपको याद रखना है, कितने, 12 हो जाएंगे, 12 और 3। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेंजीन में सिग्मा कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। पाई कितने हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे आपके 3। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्मी कंपोस्ट किससे बनता है, जो बर्मी कंपोस्ट है ये किससे बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। इस क्लास को आपको शेयर और करना। अब इससे ज्यादा साफ क्या लिखूं भाई मेरे, इससे ज्यादा साफ क्या चाहते हो और क्या ही लिख दूं मैं। चलिए ठीक है, अगला, बर्मी कंपोस्ट किससे बनता है, जो बर्मी कंपोस्ट है यह किससे बनता है, तो याद रखिएगा यह बनता है गोबर और
जो जैव पदार्थ हैं, किससे? गोबर और जो जैव पदार्थ हैं इनसे ये बनता है। याद रखिएगा गोबर में मिलाया जाता है, किसमें? जो गोबर है इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें केचुओं को मिलाया जाता है। क्या? इसमें केचुओं को जो है छोड़ा जाता है और उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं और इससे बनता है आपका वर्मी कंपोस्ट। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन में केचुआ भी होगा तो केचुआ सही जवाब हो जाएगा। किसी भी देश की राष्ट्रीय स्तर प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? क्या पूछ रहा है? किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो है ये किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। बताइए किस पर जो है ये निर्भर करती है। बहुत अच्छे। साथ में आप सभी को क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना है। अगर आपको देखो जो साइंस है वो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई के बीच में अधिकतर क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपके पास है श्योर सिलेक्शन बैच, तो उसे आप जरूर परचेज कर लीजिएगा क्योंकि उसमें आपकी जो साइंस है वो जीरो से जो है कहां तक, जीरो से लेके आपके एडवांस लेवल तक कराई गई है। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी जो है आपको ये काम आएगी। प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा जो प्रति व्यक्ति आपकी आय है ये जो है ये निर्भर करती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या पर। किस पर? राष्ट्रीय आय, ये ऑप्शन है, ब जनसंख्या। राष्ट्रीय आय व जनसंख्या पर जो है ये निर्भर करती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार क्या होगा? अगर तुक्का ही मार सकते हो, मुझे लगता नहीं है कि किसी ने इसका जवाब जो है सही दिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को रत्ती पर भी सीरियसली नहीं लेते हैं। याद रखिएगा अगर गलत भी हुआ हो आपका तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और जिसे नहीं आता उसने छोड़ दिया हो तो उससे तो बेहतर कोई बात है नहीं। 130 से 170 mm, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है किसमें? तो किस किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा सबसे पहला जो उपयोग है यह किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। किसकी? जल की स्थायी कठोरता को। कमेंट में धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो लिखकर बताना है जल के अणुओं के साथ। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के काम आता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के काम आता है। दूर करने के काम आता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको यहां पर याद रखना है वो ये कांच साबुन, किसमें? याद रखिएगा जो कांच बनाने में इसका उपयोग होता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग, या मैं ये कह दूं कि कांच, साबुन, कागज, इन सभी उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका Na2CO3.10H2। इसका एक उपयोग और है जो आपको याद रखना है वो ये नहीं, फिलहाल दो ही हैं, इतने ही हैं तो इतने याद रखो। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3। याद रखिएगा धावन सोडा में कितने जल के अणु हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो 10H2O 10 अणु हैं, तो ये आपको याद रखना है। जलीय जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं? जलीय जंतु जो है क्या उत्सर्जित करते हैं? तो याद रखिएगा अमोनिया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे यह पूछे जाए जो जलीय जंतु हैं, या मैं ये पूछूं कि जो मछलियां हैं ये सांस किससे लेती है? मछलियां हैं वो सांस किससे लेती हैं? कमेंट में लिखकर बताइए क्या किससे जो है वो सांस लेती हैं। साथ में आपको कमेंट में ये लिखकर बताना है कि जो झील है, सर्दियों में झील जम जाती है तो उसमें जो जीव जंतु हैं वो जीवित कैसे रहते हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। एक आपकी द्विविस्थापन प्रतिक्रिया जो है, अभिक्रिया जो है, ये आपसे पूछी गई थी। द्विविस्थापन क्या होता है? तो एक बार एग्जाम्पल समझो, इससे समझो। ये है आपका AgNO3, ये है आपका NaCl, तो Ag3 जो है Cl के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा और जो आपका NO3 है ये Na के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ये है आपकी द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शंस दे रखे थे कि कौन सी द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ऐसा बच्चों ने कहा है। और इसे आप ऐसे कह सकते हैं, एक ये और एक ये, बाकी Ag जो है Cl के साथ और NO3 जो है Na के साथ जो है क्या हो गया है, ये Na के साथ प्रतिस्थापित हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक और एग्जांपल मैं आगे भी लेकर आया हूं और उसे भी जो है हम वहां पर देखने वाले हैं। गलफड़ों से लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। डायबिटीज किसकी कमी से होती है? जो डायबिटीज है ये किसकी कमी से होती है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो डायबिटीज है ये इंसुलिन की कमी से, किससे? इंसुलिन की कमी से होती है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जो इंसुलिन है ये जब अपर्याप्त हो जाए
इसकी कमी हो जाए, अपर्याप्त उत्पादन या ज्यादा हो जाए उत्पादन या इसका उत्पादन कम हो जाए, तब जो है शुगर या जो डायबिटीज है या मधुमेह जो है ये होता है। ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर ये बताइए जो इंसुलिन है ये उत्सर्जित कहां होता है, जो इंसुलिन है ये उत्सर्जित कहां होता है। दीपक कुमार, मनीषा, पंकज, एम विकसाल, अखिलेश और जगबंधु, बहुत अच्छे। स्पायराय बॉय, कमलेश कुमार, विठल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला, हाइड्रोजन इनमें से किस किस के साथ अभिक्रिया करता है, ना कि हाइड्रोजन, इसके अलावा आपके जो ऑप्शंस में दे रखे थे उन्हें हम देख लेते हैं। जो आपके ऑप्शन में दे रखे थे, आपका Cu दे रखा था, Ag दे रखा था, Au दे रखा था, लिख देता हूं ना ऑप्शंस में क्या क्या थे। तो याद रखिएगा Ag था आपके ऑप्शन में, Pb था आपके ऑप्शन में, और कौन सा Pb था, Au था आपके ऑप्शन में, और Ca था आपके ऑप्शन में। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि Cu, ठीक, Cu था आपके ऑप्शन में, आपको बताना है हाइड्रोजन इनमें से किसके साथ क्रिया या अपक्रिया करता है। तो याद रखिएगा ये करता है लेड के साथ। किसके साथ? लेड के साथ। यहां अपक्रिया कौन सी किसके साथ होती है एक बार देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखो सिर्फ अगर अपक्रिया की बात करें तो इसके लिए सबसे तेज, सबसे अधिक अपक्रियाशील क्या है, तो ये है आपका पोटेशियम। इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, फिर आएगा आपका कैल्शियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम के बाद आता है आपका जिंक, फिर आता है आपका लेड, और फिर आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आता है? फिर आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आपका Cu, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका Hg, क्या आता है? इसके बाद आता है आपका Hg, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका Ag, और फिर आता है आपका Au। याद रखिएगा ये किसके साथ अपक्रिया करेगा, ये इनमें से जो भी है, जितने भी इसके आगे हैं इनके साथ अपक्रिया होगी, पर इसके बाद वालों के साथ अपक्रिया इसकी नहीं होगी। जैसे ये आपका H Ag के साथ नहीं करेगा, Au के साथ अपक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इनसे अधिक अपक्रियाशील है। ये क्या है? ये जो आपका H है ये आपका Cu, Hg, Ag, Au इन सभी से अधिक अपक्रियाशील है, तो ये इनके साथ उतनी अपक्रिया नहीं करेगा, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ। Ag के साथ करेगा, नहीं करेगा। Au के साथ करेगा, नहीं करेगा। Cu के साथ करेगा, नहीं करेगा। लेड के साथ, हाँ, लेड से कम अपक्रियाशील है, तो लेड के साथ अपक्रिया ये करेगा। तो ये इससे पहले कोई भी शब्द, कोई भी तत्व है, इससे पहले जो आते हैं उनके साथ तो अपक्रिया कर सकते हैं, इनके से कम अपक्रियाशील के साथ ये अपक्रिया नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 से CaSO4 और 2H2। पूछा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर H2SO4 से करें तो क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। अगर CaOH के होल ट्वाइस की क्रिया H2SO4 से करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? अब ऑप्शन में क्या था ये तो बच्चे बता नहीं पाए, पर अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं तो ये मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताइए सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, चलिए अब इसकी हम बात देख लें। अगर देखें कि अब कौन सा अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यार मतलब कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहां ऑप्शन में जो है नहीं दिया था कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, यह क्वेश्चन था, ऑप्शन पता नहीं है तो कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं इन्हें हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे जो आपका पीनियल ग्लैंड है, याद रखिएगा जो आपकी पीनियल ग्लैंड है ये क्या है? ये आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, तो ये आपको रखना है। ओवरी जो है ये क्या है? ये आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, तो ये आपको रखना है। और एड्रेनल ग्लैंड जो है ये क्या है? ये आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, तो ये आप सभी को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या? पीनियल, ओवरी, ठीक, एड्रेनल ग्लैंड, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखनी है टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको पिट्यूटरी। कौन सी? पिट्यूटरी, ये भी क्या है? ये भी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा पैनक्रियास। कौन सी? पैनक्रियास जो है ये भी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वो है आपकी थायराइड। कौन सी?
थायराइड, तो ये आपको याद रखना है, ये सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। क्या है? ये सभी आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, विद्युत का कुचालक कौन है? विद्युत के कुचालक कौन है? तो याद रखिएगा जो अधातुएं हैं ये विद्युत के कुचालक होती हैं। कौन सी? जो अधातुएं हैं ये क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक। कौन? अधातु में। ठीक, इतना ही लिखते हैं। क्या? अधातु में। ठीक है, इस जो, चलो फिलहाल इसमें देखते हैं जो अधातुएं हैं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा जैसे आपकी प्लास्टिक हो गई, है ना, आपने देखा होगा खंबे वगैरह पे चढ़ते हुए जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो प्लास्टिक के जो दस्ताने वगैरह हैं वो पहन के चलते हैं। रबड़ के दस्ताने वो हैं पहनते हैं। तो ये आपको रखना है प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी, याद रखिएगा गीली नहीं बल्कि सूखी लकड़ी, तो ये आपको याद रखना है। ग्रेफाइट, याद रखिएगा ग्रेफाइट भी जो है, क्या? ग्रेफाइट भी जो है याद रखिएगा विद्युत का कुचालक होता है। पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है? जो पौधे की जड़ है ये ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती हैं? तो याद रखिएगा मृदा में उपस्थित, जो मृदा में जो उपस्थित होती है O2, वहां से, मृदा में जो O2 उपस्थित होती है वहां से जो है ये ग्रहण करता है। तो ये आपको रखना, मृदा में जो खाली जगह होती है ना, जो रिक्त स्थान होता है, मृदा में रिक्त स्थानों में उपस्थित O2 जो है ये ग्रहण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है आपके राजद्रोह से। किससे? राजद्रोह से जो है ये संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। शीशम, साल, सागौन के वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? जो शीशम है, जो साल है, जो सागौन है, इस तरह के जो वृक्ष है ये कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये आर्द्र पर्णपाती वन, जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वहां जो है ये पाए जाते हैं। कमेंट में लिखकर ये एक बात बताइए कि जो पर्णपाती वन है ये किस प्रकार के वन होते हैं, आपको कमेंट में लिखकर बताना है। एक चीज और जो आपको कमेंट में लिखकर बतानी है वो ये कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं? अच्छा, ग्रेफाइट उसके ऑप्शन में दिया था, जो ग्रेफाइट है ना वो उसके ऑप्शन में दिया था, कौन सा कुचालक नहीं है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये आपको रखना, आंसर उसका ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट सुचालक है। हाँ, मैंने कुचालक तो नहीं बताया ना, सुचालक है, याद रखना। बढ़िया। अगला, पंचायती राज विभाग का हेड क्वार्टर कहां पर है? पंचायती राज विभाग का जो हेड क्वार्टर है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है दिल्ली में। कहां पर है? ये है दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना। पंचायती राज विभाग सबसे पहले बना था 2 अक्टूबर 1959 को। या ये कहूं कि पहली पंचायत जो है ये कब गठित की गई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी जो है ये कहां की गई? ये की गई है राजस्थान के नागौर में। कहां पर? राजस्थान के नागौर में। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड की गई है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। अगला, CnH2n+2, याद रखो CnH2n+2 किसका रासायनिक फॉर्मूला है? बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे। ओके, चलिए HC, अच्छा इसके साथ साथ अगर ये बताओ CnH2n अगर आपसे पूछ लिया जाए या CnH2n-2 अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप इसका जवाब क्या देंगे? ये दोनों के जवाब क्या होंगे ये आपको बताना है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 क्या होगा इसका सही जवाब? ये आपको बताना। बताओ जल्दी से। एल्कीन। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल्कीन। ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ये एल्केन है, सॉरी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम द्वारा श्रद्धांजलि कहां पर दी जाती है? कौन सी जगह है जहां जो पीएम है उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है? आर्टिकल है आपका, सॉरी क्वेश्चन है आपका
जो भी है, महात्मा गांधी की जब पुण्यतिथि होती है उस समय जो है इन्हें श्रद्धांजलि कहां दी जाती है, ये आपको बताना। ये है एल्काइन एल्किन एल्केन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, यह दी जाती है राजघाट पर। कहां पर? राजघाट पर, यह आपको याद रखना है। अच्छा, एक ऐसी जनरल नॉलेज के लिए शायद कभी पूछे ना आपसे, एक जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन बताओ कि अगर पूछा जाए कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस जो है, उस दिन झंडा लाल किले पे कौन फहराता है, तब आंसर क्या होगा बताओ जरा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इनकी 150वीं जो जयंती है ये कब बनाई गई है, तो याद रखिएगा 2019 में, क्योंकि इनका जन्म जो है ये कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1869। तो हिसाब लगा लो अपना, 150 कब बैठेगा 2019 को, तो ये आपको याद रखना है। वाह, चलो अगला, मतलब प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मंत्रियों को जो है मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्यों को, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन? जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन में अभी भी 12 दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये दिया गया है 12, कितने? 12 को जो है मनोनीत करता है, तो ये आपको याद रखना है। और जो पीआर है इसका मतलब होता है राष्ट्रपति, मैंने शॉर्ट में लिखा था बस, ठीक है। जो राष्ट्रपति है ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जिनके द्वारा जो है इन्हें मनोनीत किया जाता है, कमेंट में लिखकर बताइए। राज्यसभा के बारे में याद रखिएगा, जो राज्यसभा है इसका गठन आर्टिकल 80 के तहत होता है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर है 250, ये आपको याद रखना है। 2 वर्ष पर 1/3, 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आपको याद रखना है राज्यसभा के बारे में वो ये, इनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा इसे भंग नहीं किया जा सकता, स्थायी है, भंग नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है ये? मतलब है ये स्थायी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस बिंदु क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस बिंदु क्या था? कई बार मैंने आपसे कहा है कि जो पंचवर्षीय योजना है इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें याद रखिएगा, उन्हें बार बार पढ़िएगा, मैंने कराई भी है। तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया तो अभी भी समय है, दे लो, बढ़िया। चलिए बढ़िया। पदेन सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है, चलो लिख देता हूं ये भी। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अगला किस पर था? तो याद रखिएगा भारी उद्योग, जो भारी उद्योग थे उनके विकास पर। किस पर? भारी उद्योगों के विकास, भारी बा बुनियादी उद्योगों के विकास पर। कब हुई थी ये शुरू? 1956 में। कब? 1956 से जो है पंचवर्षीय योजना 561 तक ये रही थी, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, ये से महाल नोबिस परियोजना भी जो है कहा जाता है। कौन सी? महाल नोबिस परियोजना भी जो है इसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में दिया गया था, जो सही आंसर है वो है क्रोम, नाइक्रोम। बाकी का ऑप्शन मुझे पता नहीं, पर बच्चों ने नाइक्रोम एक दिया था। क्या नाइक्रोम जो है याद रखिएगा, नाइक्रोम ऑप्शन में दिया है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया? ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है। पहली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये लिया गया है यूएसएसआर से। किससे? यूएसएसआर से। स्टार्टिंग में, आज ही की क्लास में स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित चीजों को मैंने बताया है, तो उसे आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, PbNO3 2 + 2Ki क्या है? 2Ki और 2KNO3 PbI2। आपको बताना है ये जो अवक्रिया है ये किस प्रकार की अवक्रिया। बेसिकली ये यही पूछा गया था आपसे कि अगर आपका लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराएं
तो क्या मिलेगा। क्या पूछा गया था? पूछा गया था लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराएं तो क्या प्राप्त होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां क्या होगा? यहां होगा आपका Ki। मैंने कहा था द्विप्रतिस्थापन की जो एक अभिक्रिया है ये आगे है, तो याद रखिएगा ये द्विप्रतिस्थापन की जो है अभिक्रिया है उसका एक उदाहरण है, तो ये आपको याद रखना है। एक AgNO3 और NaCl का उदाहरण मैंने पहले बताया है, दूसरा ये है, याद रखिएगा। इससे बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड, तो ये आपको याद रखना है। क्या? लेड क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट जो है इससे बनता है। जो पीबी है, जो पीबी है ये याद रखिएगा किसके साथ चला जाता है? तो ये चला जाता है I के साथ, और NO3 जो है ये किसके साथ प्रतिस्थापित हो जाता है? तो K के साथ। तो याद रखिएगा द्विप्रतिस्थापित क्रिया है ये, तो ये आपको याद रखना। उत्तल लेंस के लिए वस्तु को 2F1 एंड F1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा प्रतिबिंब जो है इसके बीच बनेगा? तो याद रखिएगा वास्तविक उल्टा बड़ा। कौन सा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा या बड़ा प्रतिबिंब जो है ये बनेगा। एक चीज और जो यहां पर याद रखनी है, याद रखिएगा 2F1 से दूर बनेगा। 2F1 से जो है ये दूर बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। किसके उत्सर्जी उत्पाद में यूरिक अम्ल होता है? तो याद रखिएगा इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए थे वो सरीसृपों के ऑप्शंस दिए गए नहीं, मतलब सॉरी, किसके उत्सर्जी उत्पाद में यूरिक अम्ल होता है? तो सिर्फ सरीसृप नहीं थे, जैसे कि ऑप्शन में अगर हम देख लें तो सरीसृप थे, चिड़िया थे, कीड़े थे। सरीसृप, चिड़िया और कीड़े, ये जो है ऑप्शन में थे, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जिन बच्चों ने अभी तक जो है श्योर सिलेक्शन बैच को परचेज नहीं किया तो परचेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, और वो आपके एग्जाम के लिए में आएंगे। तो वहां आपको 0 से एडवांस लेवल तक जो है साइंस कराई गई है, तो उसके साथ आपको जुड़ना है। याद रखिएगा अब जो अश्विनी सर हैं आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें कराने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके पास श्योर सिलेक्शन बैच है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स है। 7080108555 वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और यहां से जो है अश्विनी सर आपको क्या है, याद रखिएगा अश्विनी सर यहां से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है कराने वाले हैं। तो अब मैं अश्विनी सर को बुला रहा हूं और अश्विनी सर का जो है आप एक बार स्वागत कर दीजिए, और अश्विनी सर जो है यहां से आपकी क्लास को संभालेंगे।